हाँ बच्चे, क्या हाल चाल है। तो काफ़ी दिन हो गए, थोड़ा बीच में कुछ एक्सीडेंटल हो गया घर में, तो वीडियोस आपके नहीं आ रहे थे, लेकिन अब फिर कंटिन्यू रहेगा। वैसे तो अभी भी वो प्रोसेस चालू ही है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत मम्मी के साथ थोड़ा एक्सीडेंटल हो गया, वैसे सब कुछ ठीक है। तो इसलिए अपन जो है गैप ले लिए थे, काफ़ी 3-4 दिन हो सकता है और गैप हो। लेकिन अभी जिन बच्चों का सबसे ज़्यादा ज़रूरत था वो है बिहार बोर्ड के बच्चे, ठीक है ना। तो बिहार बोर्ड के बच्चे का बहुत मैसेज भी आ रहा था। तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स का आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों के लिए 50% जो है वो ऑब्जेक्टिव ही आता है ना। 70 मार्क्स के क्वेश्चन में 35 का ऑब्जेक्टिव होता है आप लोग में। और ये जो है आप सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी देखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से कंसेप्ट क्लियर करना है। फिर जब सीबीएसई का एग्ज़ाम रहेगा उसके बाद उससे कुछ दिन पहले अपन उसके लिए भी वीडियोस करेंगे, बनाएंगे, ठीक है ना। तो अभी सारे बच्चे ये वीडियो देख सकते हैं। 2-4 दिन एग्ज़ाम आपका बचा हुआ है, तो 1 शॉट में, ठीक है, आप कम से कम 1 ईयर का वीडियो देख लो। और इसमें ऐसा नहीं है बच्चे कि ये अगर 35 सवाल हैं या 40 कुछ साल में है तो उतने ही डिस्कस होंगे, ऐसा नहीं है। आप अगर ये वीडियो सही से देख लेते हो तो जो भी कोरिलेटेड कंसेप्ट से जो भी क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि जो आजू बाजू के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस इसमें आपके बन जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं बिलीव करता हूँ कि अबाउट अगर 35 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, तो आप 30 अबव तो बनाओगे ही डायरेक्टली, सिर्फ इतने क्वेश्चंस और इसके डिस्कशन से, ठीक है ना। रेंज 35 का आप होप करो। चलो तो देखते हैं। तो बच्चे सबसे पहले मैं बता दूं कि ये मेरे पास जो है, क्योंकि क्वेश्चन लिख के अगर मैं बनाऊं तो काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। ये गोल्डन सीरीज़ का गैस पेपर है, ठीक है ना, ये मतलब मॉडल पेपर है, ठीक है। इस क्वेश्चन बैंक में तो सीक्वेंस शायद सेम ही होगा सारे में, ठीक है ना। तो आप ये लेकर के रखना, ठीक है, और उससे जो है आप क्वेश्चन देखना और फिर समझना। वीडियोस देखते वक्त उसका भी आप मदद ले सकते हो। खैर कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो। तो ये पहला सवाल है बच्चे, व्हाट विल बी द बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए अगेंस्ट द बेस सीक्वेंस दिस। सवाल कह रहा है, पहला सवाल, यानी मैं बात कर रहा हूँ 2020 का, ठीक है ना। तो बच्चे 2020 का, ठीक है, आपका बिहार बोर्ड का बायोलॉजी अपन डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो ये आपका पहला सवाल है कि आप ये बताओ, देखो कि आरएनए का ये है बेस सीक्वेंस, दैट इज योर AUCGCCUGA। बच्चे ये आरएनए का बेस सीक्वेंस दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है कि डीएनए का बेस सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है ना। बहुत आसान है बच्चे, ठीक है ना। इसके अगेंस्ट बोल रहा है डीएनए का बेस सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट अगर आप बेस सीक्वेंस निकालोगे डीएनए का तो क्या निकलेगा, देखो। तो आप यह जानते हो बढ़िया से कि डीएनए में जो बेसिस होते हैं वो होता है A, T, C और G, ये होता है बेस डीएनए में। जबकि बात करें आरएनए में, तो आरएनए में बेस होता है आपको A, U, C और G, ये 4 बेसिस होते हैं आपके आरएनए में। जहाँ पर डीएनए में थायमीन होती है वहीं पर आरएनए में क्या होता है, यूरासिल होता है, ओके। अब यहाँ पर देख लें, ये अगर आरएनए है, इसके अगेंस्ट आप डीएनए बनाओगे, ठीक है ना। तो देखो इसके अगेंस्ट क्या बनेगा। आपको ये भी पता होगा कि ए से पेयर करती है बच्चे टी, यानी एडेनिन से थायमीन, यानी एक प्यूरिन से, ठीक है ना, एक पैरामिडीन बाइंड करती है, ओके। और सी से कौन बाइंड करता है भाई, जी, दैट इज साइटोसिन से गुआनिन, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ध्यान दो कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, यानी ए के करस्पॉन्डिंग टी होना चाहिए, सी के करस्पॉन्डिंग जी होना चाहिए। तो ए के अपोजिट क्या लगेगी बताओ, टी लगेगी। यू के अपोजिट क्या लगेगी, अब देख यू को तुम्हें कंसिडर करना है टी जैसा, यू को किस तरह कंसिडर करना है,
टी की तरह कंसिडर करना है बच्चे, ठीक है ना। तो देखो इसकी करस्पॉन्डिंग क्या लगेगा, ए लगेगा। सी से जी, जी का अपोजिट सी, सी का अपोजिट जी, जी, यू का अपोजिट फिर तो ए आ गया, जी का अपोजिट सी, ए का टी। चलो इस तरह का बेस सीक्वेंस कहाँ पर है ये अपन देख लेंगे। तो देखें ध्यान से, ये बेस सीक्वेंस अपन को दिया हुआ है टी ए जी सी जी जी, इस तरह का सीक्वेंस है बच्चे बी में, सेकंड ऑप्शन। तो ये पहले सवाल का जो ऑप्शन होगा ये बच्चे हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, दैट इज बी। चलो देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में है प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। किसमें प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है बच्चे। मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ कि ज़्यादातर जो अलगी होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, तो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है ना। फिर अपन बात करें ये फंजाई है, ब्रियोफाइट है, और इधर लिखा हुआ है ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। तो बच्चे देखें यहाँ पर अलगी ज़्यादातर क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। फंजाई की बात करें तो यस, फंजाई भी हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है ना, काफ़ी फंजाई हैप्लॉइड होते हैं। ब्रियोफाइट्स में अगर बात करें बच्चे, देखें इधर ब्रियोफाइट और टेरिडोफाइट में ये दोनों में ही आपको मिलेंगे दोनों तरह के प्लांट बॉडी, ठीक है ना। ब्रियोफाइट और टेरिडोफाइट में आपको दोनों तरह के प्लांट बॉडी मिलेंगे। बच्चे मैं आपको बता दूं कि ब्रियोफाइट में हैप्लॉइड भी मिलेगा, ठीक है ना, और डिप्लॉइड भी मिलेगा। याद रखना इसमें जो हैप्लॉइड फेज होता है वो डोमिनेंट होता है ब्रियोफाइट में, ठीक है ना। और टेरिडोफाइट की बात करूं मैं तो टेरिडोफाइट में डिप्लॉइड फेज डोमिनेंट होता है बच्चे, हैप्लॉइड फेज जो है, ठीक है ना, वो सेकेंडरी होता है। लेकिन दोनों ही प्लांट बॉडी पाई जाती है टेरिडोफाइट में भी, मतलब हैप्लॉइड डिप्लॉइड इन दोनों में पाई जाती है, टेरिडोफाइट्स में भी पाई जाती है। और मैं बता रहा हूं कि एल्गी में ज़्यादातर क्या पाए जाते हैं, हैप्लॉइड ही पाए जाते हैं, ज़्यादातर हैप्लॉइड ही पाए जाते हैं। तो क्या समझ में आया आपको कि अगर बात करें एल्गी का, ब्रियोफाइट का, टेरिडोफाइट में, यस तीनों में ही आपको हैप्लॉइड प्लांट बॉडी पाया जाएगा, ठीक है ना। ये अलग बात है कि एल्गी में ज़्यादातर हैप्लॉइड ही पाए जाएंगे, ब्रियोफाइट में हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों पाया जाएगा, और टेरिडोफाइट में हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों पाया जाएगा, इसमें डिप्लॉइड डोमिनेंट होगा, राइट। और जब अपन बात करते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का, तो बच्चे वहां पर सिर्फ क्या पाया जाएगा, डिप्लॉइड पाया जाएगा, ये आपको याद रखना है, सिर्फ डिप्लॉइड, ठीक है ना। और एनिमल्स वगैरह भी क्या होते हैं, सिर्फ डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है ना। चलिए तीसरे सवाल पर अपन पहुंचते हैं। तो बच्चा इसका ऑप्शन क्या हो गया, कि इसका ऑप्शन हो गया बच्चे डी, एल्गी में भी पाया जाएगा, फंजाई में भी, ब्रियोफाइट में भी, तीनों में। टेरिडोफाइट का तो बता ही दिया मैं अगर होता ऑप्शन में तो चलो इसका ऑप्शन हो गया डी। तीसरे नंबर सवाल पे चलते हैं अपन। तीसरे नंबर सवाल में है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। बच्चे देखो यहाँ पर इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। चल देखते हैं क्या होगा एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो देखो ध्यान रखना तुम कि इन सिटू कंजर्वेशन कहने का मतलब बच्चे होता है कि जब नेचुरल इन्वायरमेंट में, ठीक है ना, अपन किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, जिसे नेचुरल इन्वायरमेंट में प्रोटेक्ट किया जाता है, मतलब जहां उसका एबंडेंस ऑलरेडी है नेचर में, ठीक है ना, उसी जगह उसे प्रोटेक्ट कर दिया गया। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का बहुत ही एक्सीलरेटेड लॉस हो रहा है दुनिया में कई जगह, ठीक है ना। तो इससे बचने के लिए कुछ जगह जहां पे उस स्पीसीज का पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है ना, उस जगह को अपन प्रोटेक्ट कर देते हैं ताकि अपन ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज को बचा सकें, ठीक है ना। तो इन सिटू कंजर्वेशन में यानी कि जहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए उसी जगह यानी कि जहाँ पर उसका पॉपुलेशन ज़्यादा है वहीं उसे प्रोटेक्ट कर दिया नेचुरल इन्वायरमेंट में, ठीक है ना। तो इस तरह का कौन होगा, देखो जान लो। इन सिटू कंजर्वेशन में जैसे अपन बात कर सकते हैं बच्चे बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना, ये इन सिटू कंजर्वेशन में आता है, ठीक है ना। अपन बात कर सकते हैं बच्चे किस चीज़ का, तो अपन बात कर सकते हैं दैट इज योर नेशनल पार्क। बच्चे कौन सा चीज़, नेशनल पार्क, ठीक है ना। इसमें भी ये भी होता है नेचुरल इन्वायरमेंट में प्रोटेक्ट कर देना। अपन बात करते हैं बच्चे किस चीज़ का, तो
वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी का, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी बच्चे, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी जो होता है ये भी इन सिटू कंजर्वेशन होता है। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना, आप बात करो नेशनल पार्क, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, ठीक है ना, और हाँ एक और चीज दैट इज योर हॉट स्पॉट, कौन सा चीज बच्चे, हॉट स्पॉट बात करें, ठीक है ना। तो ये सब जितनी सारी चीजें होती हैं ये किसके अंदर आ जाती हैं, इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर आ जाती हैं। तो याद रखना बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ठीक है ना, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ठीक है ना, और हॉट स्पॉट्स हो गए, ठीक है ना। जैसे कि अपने इंडिया में जो है 3 हॉट स्पॉट्स हैं, ठीक है ना, एक इंडो बर्मा, ठीक है, एक वेस्टर्न घाट है, ठीक है ना, फिर ये श्रीलंका वाला है। तो 3 जो है श्रीलंका और एक वो हिमालय, तो 3 हॉट स्पॉट्स हैं हमारे यहाँ इंडिया में। चलो अगला सवाल देखते हैं, पहले इसका आंसर चलो कर लेते हैं। देखो अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा, इन सिटू कंजर्वेशन। हाँ इसमें एक और तुम्हारे ऑप्शन से याद आया, देख इधर सेक्रेड ग्रुप्स बच्चे, कौन सा चीज, सेक्रेड ग्रुप्स। ये वैसे ग्रुप्स होते हैं बच्चे, कहने का मतलब ये वैसा प्रोटेक्टेड जगह है जहाँ पुराने जमाने में क्या किया जाता था, तो कुछ भूत प्रेत की कहानियां बना करके कुछ जगह को इस तरह से प्रोटेक्ट कर दिया जाता। जो लोग समझदार हुआ करते होंगे उस समय, तो जो जंगल काफ़ी डेंस था, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, काफ़ी सारे स्पीसीज पाए जाते होंगे, उस समय भी आज भी पाए जाते हैं, तो उस जगह के बारे में कुछ कहानियां बना दी गई कि यहाँ भूत प्रेत होता है या फिर यहाँ लोग जाकर के मर जाते हैं। तो इस तरह की कहानियों से लोग डरे रहते थे, तो वो जगह उजड़ने से बच गई। और कई जगह तो ऐसा भी देखा गया कि ऐसे ऐसे स्पीसीज जो दुनिया में नहीं बच पाए हैं वो इन सेक्रेड ग्रुप्स में बचे हुए रहते हैं, ठीक है ना। जैसे वो जैंथिया, खासी, बहुत सारे हैं, सरगुजा वगैरह, ठीक है ना, वो सारे सेक्रेड ग्रुप्स में आते हैं। तो चलो ये सारे हो गए इन सिटू कंजर्वेशन। अपन एक्स सिटू का बात करें बच्चे, तो वैसे ऑर्गेनिज्म के लिए एक्स सिटू किया जाता है, एक्स सिटू कंजर्वेशन जिनका हालत बहुत खराब हो गया है, मतलब वो बिल्कुल निपटने पे है भी, ठीक है ना, मतलब वो बहुत कम ही कंसंट्रेशन में बच गया है, दुनिया के कुछ जगह बच गए हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। इसमें क्या आ जाएगा, जैसे देख बच्चा जूलॉजिकल पार्क हो गया, जूलॉजिकल पार्क में इसको प्रोटेक्ट करते हैं अपन, ठीक है ना, आपको पता होगा। इसके बाद बोटेनिकल गार्डन में, किसमें, बोटेनिकल गार्डन में प्रोटेक्ट करते हैं बच्चे, ठीक है ना, बस प्लांट्स वगैरह की स्पीसीज को। और इसके बाद अपन बात करें बच्चे, जैसे कि सीड बैंक वगैरह में या पोलन बैंक वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, तो प्रोटेक्ट करते हैं वैसे इंडेंजर्ड स्पीसीज को जो बिल्कुल निपटने पर है, ठीक है ना। तो पोलन ग्रेन, ये सीड बैंक वगैरह जहाँ सीड वगैरह को प्रोटेक्ट किया जाता है, तो वहाँ अपन प्रोटेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक्स सिटू कंजर्वेशन के लिए हो जाएगा बच्चे सीड बैंक हो जाएगा। चलो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, तो 3 का हो गया सी। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं ग्राफियन फॉलिकल फाउंड इन, ठीक है ना, ये ग्राफियन फॉलिकल फाउंड इन। चलो चौथा सवाल को देखते हैं, ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पर मिलता है, बस सिंपल सवाल है बच्चे। देख टर्सरी फॉलिकल का बात करें अपन, मैच्योर टर्सरी फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, तो ये कहाँ पर मिलेगा, ओवरी में मिलेगा, फीमेल के ओवरी में मिलेगा बच्चे। फॉलिकुलर डेवलपमेंट पूरा का पूरा फीमेल के ओवरी में होता है। आपको प्राइमरी फॉलिकल के है, सेकेंडरी फॉलिकल के है, टर्सरी फॉलिकल के है, मैच्योर टर्सरी फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, सब का सब कहाँ पर होगा बच्चे, ओवरी के अंदर होगा, याद रखना आप। चलो तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी बच्चे। तो कहने का मतलब है कि 4th का ऑप्शन हो गया आपका बी। 5th नंबर का टर्नर सिंड्रोम, राइट, टर्नर सिंड्रोम विल कंटेन हाउ मेनी क्रोमोजोम। तो बच्चे टर्नर सिंड्रोम में कितने क्रोमोजोम होते हैं ये आपको देखना। आपको पता है कि ये डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है ना, आपके पास 3 सिंड्रोम्स हैं, ठीक है ना, एक डाउन सिंड्रोम है, एक क्लिनफिल्टर सिंड्रोम दिया हुआ है और एक आपको टर्नर सिंड्रोम दिया हुआ है, ठीक है ना। 3 सिंड्रोम आपके सिलेबस में है, तो आप ध्यान रखना इन 3 सिंड्रोम का क्रोमोजोम नंबर के बारे में। चलो बात करते हैं, तो टर्नर सिंड्रोम बच्चे होता है कितने क्रोमोजोम्स, 45 क्रोमोजोम का। ये किस तरह का प्रॉब्लम है, तो इसमें एक एक्स क्रोमोजोम बच्चे कम हो जाती है। आपको पता होगा ह्यूमन बीइंग में टोटल 46 क्रोमोजोम, कितना, 46 क्रोमोजोम, जिसमें बच्चे 44 क्रोमोजोम को सेक्सुअल कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं होता है, इसको ऑटोजोम्स बोलते हैं, और 2 क्रोमोजोम सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए होते हैं, ठीक है ना। तो 44 + XX होती है फीमेल,
ठीक है, और 44 प्लस XY होता है मेल। बात तो समझ में आ रही कि नहीं। जबकि टर्नर सिंड्रोम की मैं बात करूं तो ये होता है बच्चे 44 प्लस X, ठीक है ना, यानी कि इसमें दूसरे जगह कोई क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है। तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए, 45 क्रोमोसोम हो गए, ठीक है ना। ये फीमेल होगी, लेकिन ये कैसा स्टेराइल फीमेल होगी, आपको पता होगा, पढ़े होगे तो। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम दूसरे बच्चे होता है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। तो ये क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें बच्चे आपको 47 क्रोमोसोम होंगे। कितने हो जाएंगे, 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे बच्चे। ये मेल होता है और ये होता है 44 प्लस XXY, 44 प्लस XXY होता है, ये मेल होता है, लेकिन यहाँ भी स्टेरिलिटी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ 47 क्रोमोसोम हो गया। एक और तेरे में दिया हुआ बच्चा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम बच्चे क्रोमोसोम नंबर 21 यानी कि एक ऑटोजोम की ट्राइसोमी होती है, ठीक है ना। कहने का ये मतलब है कि डाउन सिंड्रोम का मैं अगर बात करूं, डाउन सिंड्रोम का बात करूं तो ये आपको होता है क्या, तो 21 नंबर का क्रोमोसोम में ट्राइसोमी पाया जाता है, यानी कि जहां 2 पाया जाना चाहिए, पेयर में पाया जाना चाहिए, वहां पेयर नहीं, वहां 3 पाए जाते हैं वो। तो टोटल क्रोमोसोम कितना हो गया, एक जगह अगर एक बढ़ गया तो टोटल क्रोमोसोम 46 प्लस 1 दैट इज 47 हो गया, राइट। तो अब आप याद रखना कि जिसमें 47 हो गया है वो कंडीशन है ट्राइसोमी का, और जिसमें 45 हो गया है, ठीक है ना, वो कंडीशन है मोनोसोमी का। यानी उसमें एक घट गया तो वो हो गया मोनोसोमी, और एक जिसमें बढ़ गया वो हो गया ट्राइसोमी। इस चीज को अपन बच्चे बोलते हैं एनियोप्लाइडी। क्या बोलते हैं, एनियोप्लाइडी। जब क्रोमोसोम के नंबर के साथ कोई छेड़छाड़ होता है, ठीक है ना, किस चीज के कारण, नन डिसजंक्शन के कारण, ठीक है ना, नन डिसजंक्शन के कारण। एनाफेज में जब क्रोमोसोम बट नहीं पाती हैं तो नन डिसजंक्शन हो जाता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है, एनियोप्लाइडी बोलते हैं। यही चीज कभी कभी बिल्कुल क्रोमोसोम नंबर जो है वो दूनी चौगुनी हो जाती है, उस चीज को अपन पॉलीप्लाइडी बोलते हैं, ठीक है ना। पॉलीप्लाइडी ज्यादातर प्लांट्स में पाई जाती है। चलो देखते हैं, टाइम बच्चे ज्यादा तो नहीं अपन ले रहे हैं, टाइम 23 मिनट्स वॉट एवर, 17 मिनट, ओके। हाँ, टाइम थोड़ा ज़्यादा लिया जा रहा है, देखते हैं। खैर आपका डिस्कशन इससे सही रहेगा। ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस इज इनरिच्ड विथ विच टाइप ऑफ विटामिन, ठीक है। तो ये जो ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस, ओके बच्चे, इसमें विटामिन ए, ये विटामिन ए इसमें आपको ज़्यादा है, ठीक है ना, दैट इज गोल्डन राइस में, ठीक है। बच्चे आप याद रखना कि ये गोल्डन राइस जो है ये आप पढ़ लोगे कहाँ पर, बायोटेक्नोलॉजी में, जो विटामिन ए में इनरिच्ड होता है, ठीक है ना। और आयरन से भी ये इनरिच्ड होता है, इसमें आयरन भी ज़्यादा होता है, तो गोल्डन राइस, राइट। चलिए, तो इसका हो गया ऑप्शन 6 का ऑप्शन हो गया आपका बी, ठीक। अगला सवाल है 7th में, विच इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर इन मैन, ओके। तो कौन सा प्लाज्मोडियम का स्टेज ह्यूमन बीइंग में इन्फेक्टिव होता है बच्चे, इस स्टेज को बोलते हैं स्पोरोजोइट स्टेज। मैं आपको बताता हूं कि अगर अपन तो पूरा लाइफ साइकिल डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन मलेरिया का लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि मलेरिया का जो ये होता है पैरासाइट होता है, वह एक प्रोटोजोआ होता है, ठीक है ना। जिस प्रोटोजोआ के ग्रुप को अपन बोलते हैं बच्चे स्पोरोजोआ, क्या बोलते हैं, स्पोरोजोआ बोलते हैं। और ये अगर अपन स्पेशली नेम दें इसका कि मलेरिया किसके कारण कॉज होता है, तो ये होता है प्लाज्मोडियम विवैक्स के कारण। कॉमनली ज़्यादातर मलेरिया प्लाज्मोडियम विवैक्स के कारण होती हैं, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम विवैक्स के कारण ज़्यादातर मलेरिया होती है। वैसे ये होती हैं प्लाज्मोडियम मलेरी के कारण भी, ये होती है बच्चे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण भी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण भी होती हैं, और ये प्लाज्मोडियम ओवेल के कारण भी होती हैं। तो आपको ये याद रखना है बच्चे कि विवैक्स के कारण कॉमन जो मलेरिया होती है ज़्यादातर वो इसके कारण होती हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण बच्चे बिल्कुल डेडली मलेरिया होती हैं या फैटल मलेरिया होती हैं, ठीक है ना। ये इस तरह के मच्छर ज़्यादातर मैनग्रूव्स इलाके में पाए जाते हैं, जहाँ दलदली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है ना। चलिए तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, राइट, ये डेडली मलेरिया होता है। अब अपन बता देते हैं
कि हम लोग में इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है, यानी कि मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम किस स्टेज में होता है, जिस स्टेज में हमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसके सलाइवा से हमारे बॉडी में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये स्टेज होता है बच्चे स्पोरोजोइट स्टेज, स्पोरोजोइट स्टेज। मैं आपको बता देता हूँ 3 स्टेजेस के बारे में। एक स्टेज होता है बच्चा मीरोजोइट, कौन सा स्टेज, मीरोजोइट, और एक स्टेज आपको ट्रोफोजोइट, कौन सा स्टेज, ट्रोफोजोइट। तो आप याद रखना कि सबसे पहले जब आपको स्पोरोजोइट स्टेज में इन्फेक्शन होगा मलेरिया का, ठीक, तो इन्फेक्शन होने के बाद वो सीधे पहुंच जाएगी ब्लड से होते हुए आपके लीवर में। कहाँ पर पहुंच जाएगी, लीवर में पहुंच जाएगी। लीवर में जाकर के ये यहाँ पर बच्चे मल्टीपल फिशन करता है, यानी कि एक एक मलेरिया पैरासाइट ढेर सारी मलेरिया में चेंज हो जाती है, मलेरिया पैरासाइट में। उसे अपन बोलते हैं बच्चे मीरोजोइट, क्या बोलते हैं, मीरोजोइट बोलते हैं, ठीक है ना। फिर ये मीरोजोइट आपके आरबीसी को इन्फेक्ट करती हैं, आरबीसी में भी ये इसी तरह का काम करती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि मल्टीपल फिशन करती हैं। फिर ये इसको तोड़ करके मीरोजोइट बनाती हैं। बच्चे इस मीरोजोइट बनने के प्रोसेस में ये जो निकलती है, यहाँ पर डाइजेशन होता है इसके प्रोटीन का, यानी कि आरबीसी के अंदर के प्रोटीन का, ग्लोबुलर प्रोटीन का, जो हीमोग्लोबिन है ना, उसका डाइजेशन होता है। और जो हीम पार्ट है वो हीम पार्ट रिलीज हो जाता है, उसका डाइजेशन नहीं हो पाता है। तो उसी हीम पार्ट के कारण एक केमिकल जो है रिलीज होती है, टॉक्सिन रिलीज होती है, अपन बोलते हैं हीमोज्वाइन। उसी हीमोज्वाइन के कारण आपको फीवर आती है, चिल आता है, जोरदार ठंड लगता है मलेरिया में। 3-3 दिन पर यह पीरियड रिपीट होता रहता है, ठीक है ना, टर्शरी पीरियड अपन बोलते हैं। और ये मीरोजोइट फिर अगली आरबीसी को जो है वो इन्फेक्ट करते रहती है। फिर इसके बाद ये सेक्सुअल स्टेज में जाती है, यानी कुछ आरबीसी को ये इन्फेक्ट करती है जहां पर ये ट्रोफोजोइट स्टेज में होती है। तो सेक्सुअल स्टेज में याद रखना ट्रोफोजोइट, यानी आप मैच्योर स्टेट अगर बात करें तो ये है ट्रोफोजोइट, दैट इज सेक्सुअल स्टेज, राइट। फिर ये क्या करता है, तो फिर ये यहाँ से इसी स्टेज में, ट्रोफोजोइट स्टेज में, आपको जैसे मेल और फीमेल जो गैमेटोसाइट है वो फिर से ले लिया जाता है एक मच्छर के द्वारा। अगर उस पीरियड में उसे मच्छर ने काटा तो फिर वो मच्छर में चली गई, फिर वहाँ पर जाकर के मच्छर के अंदर चेंज हो जाएगा वो स्पोरोजोइट में। तो आप याद रखना स्पोरोजोइट स्टेज जो है, स्पोरोजोइट स्टेज में ही हम लोगों को इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, स्पोरोजोइट स्टेज में इन्फेक्शन होता है। चलिए तो 7 का ए हो गया आपका। ZZ-ZW टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन, ZZ-ZW टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन कहाँ पर पाया जाता है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ बच्चे। ये बर्ड्स में पाया जाता है इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है ना। जैसे यहाँ पिकॉक दिया है तो सी नंबर ऑप्शन होगा 8 का, ठीक है ना। आपको मैं ऐसे बता दूँ, देखो ध्यान से, कि बच्चे ज़्यादातर इंसेक्ट्स में, याद रखना ज़्यादातर इंसेक्ट्स में ये XO टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन होती है, यानी एक तरफ क्रोमोसोम है, ठीक है ना, सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, और दूसरी जगह है ही नहीं, ठीक है ना। जैसे हम लोग में नॉर्मल XX XY होता है तो उस तरह का नहीं है, यहाँ पर है XO, ठीक है ना। तो ये ज़्यादातर इंसेक्ट्स में होता है, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट में, मैं तुम्हें बोल देता हूँ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट में ही होता है। इवन अपन बात करें जैसे ग्रास हॉपर का, ठीक है ना, ग्रास हॉपर का एक एग्जांपल आप लोग को दिया होगा तो उसमें भी ये XO टाइप ही होगा। बच्चे हम लोग ह्यूमन बींग का, हम लोग का बात करें तो हम लोग में ये होता है यही XX XY टाइप, यहाँ हो गया XX XO टाइप, हम लोग में होता है बच्चे XX XY टाइप, ठीक है ना। और इसी तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन बच्चे होता है कुछ इंसेक्ट्स में, ठीक है ना, कुछ इंसेक्ट्स में इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन मिलेगा। साथ ही साथ बच्चे ड्रोसोफिला में, ठीक है ना, जैसा हम लोग में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वैसा ही ड्रोसोफिला में भी सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो याद रखना ज़्यादातर इंसेक्ट्स में तो XO टाइप होता है, लेकिन हम लोग में ड्रोसोफिला में या कुछ इंसेक्ट्स का बात करें तो XY टाइप होता है। जबकि अगर बर्ड्स का बात करें तो वहाँ ये ZZ-ZW टाइप होता है। ये ZZ-ZW टाइप बच्चे यहाँ पर आप याद रखना, जैसे हम लोग में मेल में हेट्रोगैमिटी पाया जाता है, मतलब मेल के जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, कि X तो एक Y हो गया, वैसे यहाँ पर बर्ड्स में फीमेल में हेट्रोगैमिटी पाया जाता है, यानी कि फीमेल का क्रोमोसोम ZW होता है, मेल का क्रोमोसोम ZZ होता है, राइट ना। ओके आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन सिल्क थ्रेड, बच्चे नंबर 9 क्वेश्चन है, सिल्क थ्रेड में कैसा प्रोटीन पाया जाता है, तो बच्चे इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका फाइब्रोइन प्रोटीन। आप याद रखना कि सिल्क मॉथ जो सिल्क बनाती है, ठीक है ना,
तो सिल्क में आपको फाइब्राइन प्रोटीन होता है बच्चे, फाइब्रस प्रोटीन होता है, फाइब्राइन प्रोटीन बोलते हैं अपन, ठीक है ना। हम लोगों के बाल में बच्चे, नाखूनों में केराटिन प्रोटीन पाई जाती है, ये भी आप साथ में याद रखना। तो 9 का ऑप्शन हो गया है ए। इसके बाद आपका आता है एंटीबॉडीज इन अवर बॉडी आर। तो एंटीबॉडीज क्या होता है, देखो बच्चे एंटीबॉडीज होता है ज़्यादातर ग्लाइकोप्रोटीन, ज़्यादातर नहीं ये तो होता ही है ग्लाइकोप्रोटीन। चल देख इधर, तो बच्चा ऐसे याद रखना है कि एंटीजेन का अगर बात करें, ठीक है ना, और एंटीबॉडी का बात करें, तो सबसे पहले तो आप याद रखना कि दोनों में ग्लाइकोप्रोटीन ही होता है, दोनों ग्लाइकोप्रोटीन से ही बना हुआ होता है। इसमें भी ग्लाइकोप्रोटीन और इसमें भी ग्लाइकोप्रोटीन ही अपन जानेंगे, दोनों ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ होता है। हाँ, एक बात ध्यान में ये रखना है कि एंटीजन आपको लिपोप्रोटीन से भी बन सकती है, यानी कि लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपोप्रोटीन से भी बनी हुई होती है आपकी एंटीजन, ठीक है ना। तो एंटीजन लिपोप्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन ज़्यादा कॉमन होगा, ठीक है, और एंटीबॉडी सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोप्रोटीन। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई आर विच टाइप ऑफ ऑर्गेन, ठीक है। तो बच्चे ये तो हो जाएगा आपको एनालॉगस ऑर्गेन। कैसे, तो बर्ड का विंग और बटरफ्लाई का विंग, अब देखो दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है। बर्ड्स का अगर अपन बात करें तो यार बर्ड्स तो हम लोग के रिश्तेदार हैं, ठीक है ना, ये तो वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। जबकि अगर बटरफ्लाई का बात करें तो बटरफ्लाई इंसेक्ट है बच्चों, तो अर्थ्रोपोड्स हो गया, बहुत दूरी है, लेकिन दोनों का काम क्या है, सेम है, दोनों उड़ने का काम आता है। तो बच्चे अगर काम सेम हो, ठीक है ना, और ओरिजिन डिफरेंट हो, तो इसे अपन एनालॉगस ऑर्गन के कैटेगरी में रखते हैं। और ओरिजिन सेम हो, ठीक है ना, काम सेम या डिफरेंट दोनों हो सकता है, तो फिर ये होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एनालॉगस ऑर्गन, क्योंकि काम सेम है और ओरिजिन डिफरेंट है। ओके, व्हाट विल बी द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन। बच्चे एसिड रेन का पीएच वैल्यू होता है लगभग 4 के आसपास, ठीक है ना। एसिड रेन का पीएच वैल्यू होता है लगभग 4 के आसपास। चलो मैं आपको कुछ पीएच वैल्यूज बताता हूं। अगर मैं पीएच वैल्यूज की बात करूं तो बच्चे जैसे यूरिन का पीएच का बात करें तो यूरिन का पीएच लगभग आपको मिलेगा 6, ठीक है ना। आपको जो आपके सिलेबस में है सलाइवा का पीएच आपको मिलेगा 6.8। आपके स्टमक का पीएच अगर आपसे पूछा जाए तो ये लगभग लिखोगे 1.8, ठीक है ना। बच्चे आपके ब्लड का पीएच का बात करें तो ये लगभग 7.4 होता है, ठीक है ना। और एसिड रेन आपके जो अभी सवाल में है एसिड रेन, इसका पीएच होता है लगभग 4, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इतने पीएच वैल्यूज ध्यान में रख सकते हो। चलो देखो आगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन जिंजर इज कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ, यार ये सवाल तो यार 11th नहीं, अच्छा 12th का ही है बच्चे। इसका आंसर जाएगा राइजोम। हालांकि ये सवाल, इस तरह के सवाल अब पूछने की प्रोबेबिलिटी अच्छे नहीं है। चलो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन जिंजर इज कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ, राइजोम जाएगा आंसर बच्चे 13 का ए, ठीक है ना। इसमें तो अभी लंबा चौड़ा आप कर नहीं पाओगे, नहीं हो पाएगा डिस्कस। When are ओकाजाकी फ्रेगमेंट सिंथेसाइज्ड, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कब सिंथेसाइज होता है बच्चे। ओकाजाकी फ्रेगमेंट सिंथेसाइज होता है कहाँ पे, ये जानो पहले। ये देखो, आप पढ़े होंगे रेप्लिकेशन फॉर्क के बारे में, तो आपने ये जाना होगा बच्चे कि एक स्ट्रैंड पर जो है वो क्या होता है, बिल्कुल कंटिन्यूअस होता है डीएनए का फॉर्मेशन, और दूसरे पर डिसकंटिन्यूअस होता है। कैसे कंटिन्यूअस, कैसे डिसकंटिन्यूअस, देखो ध्यान से। जैसे कि ये बच्चे 3-5 और ये आपको 5-3 लिया मैंने, ठीक है ना। अब आपको याद होगा कि जो पॉलीमराइजेशन होता है वो 5-3 होता है। तो इस तरह से पॉलीमराइजेशन अगर आप करोगे तो देखो ये 3' 5' है, तो इसी पे ऐसे कर सकते हैं अपन कंटिन्यू, ठीक है ना। तो इस वाले स्ट्रैंड पर कंटिन्यू होगा, जबकि यहाँ पर जितनी स्ट्रैंड खुलेगी उतने पे ही कर पाओगे। तो एक स्ट्रैंड पर क्या हो जाता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनता है। ये जो छोटी छोटी टुकड़ी बनेगी डीएनए को, इसको बोलते हैं अपन ओकाजाकी फ्रेगमेंट। बाद में इसे जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट किस पर होगा, लैगिंग स्ट्रैंड पर। किस पर होगा, लैगिंग स्ट्रैंड पर, यानी जो इस स्ट्रैंड पर काम धीमा चल रहा है। वे टूट टूट के चलेगा तो धीमा ही चलेगा ना। चलो, तो ये हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस नहीं, डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए या फिर लैगिंग स्ट्रैंड। तो दोनों आंसर चले जाएगा। तो 14th का डी होगा, ठीक है ना। इसको डिसकंटिन्यूअस भी बोलते हैं या फिर लैगिंग बोलेंगे। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कैंसरस सेल, बहुत ही बकवास
इस तरह का सवाल नहीं होना चाहिए। चलो ये हेला सेल हो जाएगा बच्चे इसका ऑप्शन, ठीक है ना। हालांकि ये इस तरह के सवाल पूछना नहीं चाहिए। नॉर्मली आपको नियोप्लास्टिक सेल पूछना चाहिए या मैलिग्नेंट सेल पूछना चाहिए। ये हेला सेल तो आगे की बात हो गई, नहीं पूछनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। तो हेला सेल्स हो जाएगी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। बच्चे यहाँ पर दिया हुआ है व्हीट, पल्सेस, टी और मैंगो। बच्चे मैंगो में हो जाएगा क्योंकि मैंगो में लगभग 1000 वेराइटीज हैं इंडिया में। आप याद रखना कि अगर बात करें राइस का, ठीक है ना, यहाँ तो मैंगो जाएगा ऑप्शन। राइस का बात करें बच्चे तो राइस का लगभग 50,000 वेराइटीज, ठीक है ना, सॉरी 50,000 स्टेन्स और लगभग 2 लाख के आसपास वेराइटीज अपने इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है ना। बहुत रिच है राइस के मामले में। तो सबसे ज़्यादा अगर राइस का ऑप्शन रहता तब तो अपन राइस भी करते। और इसमें एक बार और याद रखना कि 27 वेराइटीज़ होते हैं किस चीज़ के, तो आपको ये बासमती राइस के, ठीक है ना। तो ये आप कुछ डाटा जो है याद रखना है आपको। चलो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन इज, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन क्या है। चलिए बच्चे, कोई वैक्सीन जो बनाई जाती है, ठीक है ना, तो वो सिंपल है ना कि देखो वैक्सीन बनाएगा किस चीज़ के अगेंस्ट बनेगी, तो एंटीजेनिक पार्ट के अगेंस्ट बनेगी एंटीबॉडी हमारे बॉडी में, ठीक है ना। तो जो वैक्सीन दी जाती है तो वो एंटीजेनिक पार्ट इंसर्ट की जाती है, राइट ना। किसी भी पैथोजन का एंटीजन वाला पार्ट इंसर्ट किया जाता है। इस तरह का रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो अपन बनाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो है एंटीजेनिक पार्ट क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है ना। मेन पार्ट तो उसका प्रोटीन होता है, अभी ग्लाइकोप्रोटीन लिखे थे। तो ये इम्यूनोजेनिक प्रोटीन, यानी जिससे हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए उस तरह का प्रोटीन, दैट इज एंटीजन। तो बच्चे इम्यूनोजेनिक प्रोटीन जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। GAATTC इज द रिकॉग्निशन साइट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। GAATTC रिकॉग्निशन साइट है किस चीज के लिए। बच्चे ये होता है ECOR1 के लिए। यहाँ देखो GAATTC, आपको यही याद रखना, इससे ज्यादा कुछ ऐसे पूछेगा भी नहीं, ठीक है ना। ये होता है किस चीज का, तो ECOR1, ECOR1, ठीक है ना। इसके लिए बच्चे रिस्ट्रिक्शन साइट है ये, ठीक है ना। और अपन बात कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज का, ठीक है ना। जैसे ECOR1 का बात करें अपन, तो यहाँ पर E का मतलब होता है एस्चेरिचिया। क्या मतलब होता है इसका, एस्चेरिचिया मतलब होता है इसका, एस्चेरिचिया मतलब होता है। CO से मतलब होता है बच्चे कोलाई। क्या मतलब होता है, कोलाई। R का मतलब होता है बच्चे स्टेन का नाम उस बैक्टीरिया का, दैट इज RY13 यहाँ पर स्ट्रेन है, ठीक है ना। और ये 1 जो रोमन का है यह आइसोलेशन सीक्वेंस, ठीक है ना। यानी कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज अगर पहली बार निकाला गया है उससे तो 1 होगा, दूसरी बार दूसरा निकाला गया है तो 2 होगा। इस तरह से इसका GAATTC होता है सीक्वेंस। चलो आगे देखते हैं। ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग शोज। ABO ब्लड ग्रुप ह्यूमन बीइंग में क्या शो करता है बच्चे, मल्टीपल एलिलिज्म शो करता है। बड़ा आसान सा सवाल है, मल्टीपल एलिलिज्म, राइट। कैसे, ये देखो, अगर 2 से ज्यादा जीन्स हो गए बच्चे, 2 से ज्यादा एलील हो गए किसी जीन के, ठीक है ना, तो वैसे कंडीशन में वो मल्टीपल एलिलिज्म शो करेगा, ठीक है ना। 2 से ज्यादा याद रखना, जैसे यहाँ 3 हो गया तो मल्टीपल एलिलिज्म, 4 भी होता तो मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है ना। क्योंकि एक इंडिविजुअल के अंदर एक जीन का 2 ही एलील पाया जा सकता है, ठीक है ना। तो कभी भी 2 से ज्यादा एलील जैसे होगा तो वो चीज पॉपुलेशन की हो जाएगी, इसीलिए मल्टीपल एलिलिज्म पॉपुलेशन के लिए डिस्कस करी जाती है, पॉपुलेशन की कैरेक्टर है। और ABO ब्लड ग्रुपिंग है, मल्टीपल एलिलिज्म मिलता है। चलो, मैन इज अ मेंबर ऑफ विच ऑर्डर एंड बिलोंग टू विच फैमिली इन फॉलोइंग, ठीक है। बाप रे, मैन इज अ मेंबर ऑफ विच ऑर्डर एंड बिलोंग टू विच फैमिली इन द फॉलोइंग। बच्चे ये तो सिंपल है, ठीक है ना। मैन का अगर अपन बात करें तो ये ऑर्डर है इसका बच्चे प्राइमेट्स, ठीक है ना। हम लोग प्राइमेटा में आते हैं, ठीक है ना। और हमारी फैमिली है होमिनिडी, हमारी फैमिली क्या है, होमिनिडी। तो प्राइमेटा और होमिनिडी, इसका आंसर C जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, होमो सैपियंस कहते हैं ह्यूमन बीइंग को, ठीक है ना। बस और कुछ नहीं। Which of the following is plasmid? बच्चे यहाँ पर है BAM H1, ECOR1 और फिर है PBR 322 और HIND3। तो ये देखें प्लाज्मिड इसमें कौन है, तो PBR 322। बच्चे याद आप रखना कि PBR 322 एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, ठीक है ना। ये नेचुरल प्लाज्मिड नहीं है। यहाँ पर P स्टैंड करता है प्लाज्मिड को और B और R स्टैंड करता है बच्चे किस चीज़ को,
तो दैट इज़ योर ये दो जो साइंटिस्ट का नाम है जिनके नाम पर ये प्लाज्मिड का नाम रखा गया है, यानी कि जो ये सिंथेसाइज करने वाले हैं, दैट इज़ बाल्टीमोर और रॉड्रिगेज नाम के ये साइंटिस्ट थे, PBR। ठीक है, तो बाकी BAM-H1, ECOR1 और HIND-3 तीनों रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज हैं। कितना टाइम हो गया? काफ़ी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, यहाँ पर है रेट्रोवायरस इज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। रेट्रोवायरस किस डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म है? बच्चे ये तो फिर एड्स का हो जाएगा ना। हाँ, एड्स का। सिर्फ वैसे वायरल डिजीज तो सिर्फ इसमें एक ही है, सिफिलिस भी नहीं है, फिर ये फाइलेरिया तो ये वॉर्म से होता है, तो एड्स जाएगा इसका आंसर। विच बैक्टीरिया आर यूटिलाइज इन गोबर गैस प्लांट। बच्चे देख, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नहीं हो सकता, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है, जैसे पैडी फील्ड्स में साइनोबैक्टीरिया वगैरह जो है वो काफ़ी यूजफुल है। ठीक है ना, तो इस तरह का, या नॉस्टॉक, एनाबिना वगैरह वगैरह। तो नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया ये तो नहीं हो जाएगा। चलो, अमोनीफाइंग बैक्टीरिया, बच्चे अमोनिया बनाने वाली बैक्टीरिया, ये भी नहीं जाएगा इसका आंसर। गोबर गैस में डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, बच्चे ये नहीं, ये तो आपको जैसे थायोबैसिलस वगैरह हो जाएगी डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। आप बात करें मिथेनोजेंस, बिल्कुल मिथेनोजेंस गोबर गैस प्लांट में यूज होती है, तभी तो मीथेन बनती है और उसका अपन यूज करते हैं लाइटनिंग या फिर एनर्जी के सोर्स के रूप में खाना वाना बनाने में। TI प्लाज्मिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 24 नंबर सवाल है। TI प्लाज्मिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। TI प्लाज्मिड बच्चे आपको पता होना चाहिए, TI का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है ना, जो एक डिजीज कॉज करता है प्लांट का, एक तरह का कैंसर हुआ, ये क्रॉन गॉल डिजीज बच्चे कॉज करता है, क्रॉन गॉल डिजीज। ठीक है ना, और ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन के अंदर पाया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन के बारे में आप याद रखना, इसको प्लांट का नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है। ये प्लांट में एक डिजीज कॉज करता है, ठीक है ना, tDNA को ट्रांसफर करके, ठीक है ना, जिससे कि ट्यूमर हो जाता है प्लांट में, यानी कि क्रॉन गॉल हो जाता है एक। ठीक है, चलिए, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम विच टर्मिनल लेयर। बच्चे ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम मेसोडर्म लेयर से बनती है, मेसोडर्म लेयर से बनती है ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा। ठीक है ना, आप याद रखना, हार्ट का ओरिजिन पूछेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, मेसोडर्मल हो जाएगा। हार्ट की कवरिंग की बात की जाए तो वो भी मेसोडर्मल हो जाएगी, पेरिकार्डियम। ठीक है ना, फिर लंग्स की कवरिंग की बात करी जाए, जो प्लूरल लेयर होती है वो भी मेसोडर्मल, आप आंसर करोगे। ठीक है, चलो, शीड विथ इंडोस्पर्म इज नोन एज। बच्चे इंडोस्पर्मिक शीड कही जाती है, बहुत सिंपल सी बात है। मोनोकॉट्स में कॉमन है इंडोस्पर्मिक शीड। आप ऐसे याद रखना कि इंडोस्पर्म कंज्यूम हो करके कॉटिलेडन बनता है, तो अगर इंडोस्पर्म ज्यादा कंज्यूम हो गया तो कॉटिलेडन ज्यादा बन गया। तो ज्यादा मतलब आप याद रखना डाइकॉट। समझ रहे हो बात को कि नहीं? देखो, इंडोस्पर्म खर्च हो रहा है और कॉटिलेडन बन रहा है, तो इंडोस्पर्म घटती जा रही है, कॉटिलेडन बनती जा रही है। तो डाइकॉट में ज्यादा कॉटिलेडन और मोनोकॉट में कम कॉटिलेडन। तो डाइकॉट में भी ज्यादा कॉटिलेडन तो इंडोस्पर्म हुआ कम, तो वो हो गया नॉन इंडोस्पर्मिक। ठीक है, और मोनोकॉट में कम कॉटिलेडन है, मतलब इंडोस्पर्म ज्यादा बचा हुआ है, तो इंडोस्पर्मिक सीड हो गई। समझ रहे बात को कि नहीं? चलो आगे देखते हैं क्या है। Which plant does not grow in hydrophytic environment? कौन सा इसमें हाइड्रोफाइटिक एनवायरमेंट है? बच्चे ये हाइड्रिला, ट्रापा, निलंबो सब हाइड्रोफाइटिक प्लांट है, या वेलिसनेरिया हो गया, सी ग्रास हो गया, जोस्टेरा हो गया, जितना सारा है ये सारा हाइड्रोफाइटिक प्लांट है बच्चे। ठीक है ना, इसमें एकेसिया जो है वो हाइड्रोफाइटिक नहीं होगा, तो डी आ जाएगा आंसर। विच टाइप ऑफ पिरामिड इज नेवर इन्वर्टेड? बच्चे एनर्जी पिरामिड कभी इन्वर्टेड नहीं होता है, क्योंकि कभी भी एनर्जी का फ्लो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% होता है, अकॉर्डिंग टू लिंडमैन 10% रूल। लिंडमैन 10% रूल कहता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में 10% ही एनर्जी जाएगा, तो उसका पिरामिड कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है, तो एनर्जी जाएगा आंसर। द फंक्शन ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का फंक्शन क्या है? ठीक है ना बच्चे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का फंक्शन होता है डीएनए को तेजी से एम्प्लीफाई करना। ठीक है ना, डीएनए को तेजी से एम्प्लीफाई करना, यानी कि 1 से 2 डीएनए, 2 से 4, 4 से 8 ये बनाने का समय काफ़ी कम लगता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। ठीक है ना, तो इसका आंसर चला जाएगा डी। ठीक है ना, चलो, साइनोबैक्टीरिया आर यूजफुल बायो फर्टिलाइजर इन द फील्ड ऑफ। बच्चे यहाँ पर ये जो आपका गाइड है, ये जो भी है मॉडल पेपर, इसमें आपका आंसर जो है वो ज़्यादा सही नहीं है, थोड़ा गलत है, तो इसमें आप आंसर राइस ध्यान में रखना।
ठीक है ना। तो बच्चे साइनोबैक्टीरिया एक यूजफुल फर्टिलाइजर का काम करता है किस चीज में, राइस फील्ड में, यानी कि पैडी के फील्ड में। बात समझ में आई, जहाँ धान का पौधा ग्रो कराने में ज्यादा फायदेमंद होता है साइनोबैक्टीरिया। द फंक्शन ऑफ कॉपर टी इज टू प्रिवेंट, बच्चे कॉपर टी किस चीज को प्रिवेंट करता है, तो आप याद रखना कॉपर टी का काम एक तो बच्चे ये स्पर्म का फेगोसाइटोसिस करवाती है यूट्रस में, ठीक है ना। दूसरा बच्चे ये स्पर्म की मोटिलिटी को कम करते हैं, रफ्तार को घटाता है, और इसके साथ साथ ये फर्टिलाइजिंग पावर भी स्पर्म का क्या कर देता है, घटा देता है मोटिलिटी घटाने के कारण। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, तो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। तो सी नंबर ऑप्शन जाएगा 31 का। डिकम्पोजर्स क्या हैं, तो बच्चे डिकम्पोजर यहाँ ऑप्शन है ऑटोट्रॉप, ऑर्गेनोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप। बच्चे डिकम्पोजर कौन होते हैं, हेट्रोट्रॉप ही होते हैं। डिकम्पोजर कोई खाना बनाने का काम तो नहीं करते हैं, ये एंजाइम डालते हैं, डिकम्पोज होता है ऑर्गेनिक मटेरियल और फिर उसे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हेट्रोट्रॉप कहते हैं, जो दूसरे का बनाया हुआ न्यूट्रिशन लेते हैं। चलिए 33 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। बच्चे याद रखना स्पर्म ओवम तो हैप्लॉयड होती हैं, कभी भी स्पर्म ओवम तो यूजुअली हैप्लॉयड ही होगा, है ना। अब अगर बात करो यहाँ पर जाइगोट का, तो जाइगोट बच्चे डिप्लॉयड होता है, क्योंकि स्पर्म और ओवम दोनों मिल गया, हैप्लॉयड मिल गया तो हो गया डिप्लॉयड। और इंडोस्पर्म बच्चे ट्रिप्लॉयड होता है, ठीक है ना। इंडोस्पर्म यहाँ पर ट्रिप्लॉयड होता है, क्योंकि इंडोस्पर्म बनता है सेंट्रल न्यूक्लियस जो दो होता है, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है ना, वो और एक मेल गैमेट, तीनों मिल करके बन जाती है इंडोस्पर्म की सेल, ठीक है ना। तो इसीलिए ये ट्रिप्लॉयड होता है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन बच्चे कहने का मतलब होता है कि जो आपको बायोडिग्रेडेबल मटेरियल नहीं है, ठीक है ना, यानी कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, वैसे टाइप के जो मतलब केमिकल्स हैं जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में स्टोर रह जाता है, वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होता जाता है, जमा होता जाता है, तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। तो उससे टॉप ट्रॉपिक लेवल के जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे बर्ड्स वगैरह, वल्चर है, या फिर इवन जो बाघ वगैरह है, तो इसकी आबादी को क्षति पहुंचता है, क्योंकि उसके बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल जमा हो जाता है। इसीलिए बर्ड्स का पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा घट गया। हाल में कई सिनेमा वगैरह भी बना है इस पर। तो बच्चे डीडीटी इसका बड़ा कॉज है, ठीक है ना। डीडीटी बायोमैग्निफिकेशन करवाता है। बच्चे यहाँ मरकरी अगर रहता तो मरकरी के लिए याद रखना एक डिजीज होता है, मरकरी से मिनीमाटा डिजीज होता है बच्चे। और ये ऑप्शन है यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड। बच्चे सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन इंडिकेटर होता है, ठीक है ना, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है, जो है हमें पता चलता है जो लाइकेंस की कम्युनिटी होती है, लाइकेंस यानी अलगी और फंजाई का जो आपका कॉम्बिनेशन होता है, लाइकेन म्यूचुअलिज्म से जो रहते हैं लाइकेन, तो लाइकेन का ग्रोथ नहीं हो सकता है सल्फर डाइऑक्साइड के इन्वायरमेंट में, यानी जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा वहाँ लाइकेन कम होगा, ठीक है ना। चलिए एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नॉट फाउंड इन। एनिमोफिली कहने का मतलब बच्चा विंड पॉलिनेशन है यहाँ पर, ठीक है ना। ये कहाँ पर नहीं पाया जाता, आप याद रखना विंड पॉलिनेशन ज़्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो मोनोकॉट्स में पाए जाते हैं बच्चे, ग्रासेस वगैरह में पाए जाते हैं विंड पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ग्रास है, मेज है, वीट है, तो ये सब तो लगभग मोनोकॉट्स के हो गए, तो ये नहीं होगा बच्चे। सेल्विया में नहीं पाया जाएगा एनिमोफिली, सेल्विया में नहीं पाया जाता, तो इसका आंसर जाएगा सेल्विया। आप याद रखना, इतना ही 35 सवाल यहाँ भी डिस्कस करता हूँ। आप याद रखना कि हाइड्रोफिली काफ़ी कम पाई जाती है, लगभग 30 ऐसी आपको जीनस है प्लांट की, मोनोकॉट प्लांट की, जो कि हाइड्रोफिली करती है, यानी कि पानी के अंदर का पॉलिनेशन करती है बच्चे। इसमें जैसे अपन बात कर सकते हैं, ये आपका हो गया जैसे हाइड्रीला, वेलिसनेरिया, फिर आपको जो सी ग्रासेस वगैरह होते हैं, जोस्टेरा, ये सब हाइड्रोफिली करती है, पानी के अंदर पॉलिनेशन करती हैं, ठीक है ना। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो हाइड्रोफाइटिक प्लांट होते, पानी में रहते तो जरूर हैं लेकिन वो पॉलिनेशन नहीं करती उस तरह से, यानी पानी के अंदर नहीं करती, वो या तो विंड पॉलिनेशन करती है या तो इंसेक्ट पॉलिनेशन करती है। इस तरह का प्लांट होता है जैसे बच्चे वाटर लिली या आइकॉर्निया, इसका जो फ्लावर है वो पानी से बाहर आ जाता है, तो विंड या इंसेक्ट पॉलिनेशन करती है। चलो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन। ओके, बाय बाय, थैंक यू।